अच्छा चलें ठीक है, वो कंफर्म करना था, वो माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं पहले कंफर्म कर लूँ। तो सबसे पहले जो एज पर रूटीन जो नया फीचर हमने ऐड किया होता है साइट में, वो हम आपको क्या कहते हैं प्री रिलीज एक दिखाना चाहते हैं। उसमें ये है कि अब हम लोग पहले एमसीक्यूज ऐड कर रहे थे, वो ऐड हो रहे हैं। और उम्मीद है कि कल तकरीबन हमने कोई मतलब 100+ और ऐड किए हैं। और अभी हम आज भी थोड़े से और ऐड करेंगे, तो ये एक्टिव हो जाएंगे कल तक ना। तो आप लोग कल फिर इसको जो नए एमसीक्यूज हैं उनको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज हम अब करना चाह रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो कमिंग वीक है इसमें आपको मिल जाएंगी, वो है कि जिसमें हम आपको केसेस जो है उनका एक्सेस देंगे। और एक तो हम ये अपना कर रहे हैं, जो आपका टेस्ट है ये तो इसी तरह जिस तरह स्केड्यूल है उसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा ये होगा कि अब आपको जिस तरह आप एक एमसीक्यू एग्जाम क्रिएट करते हैं, इस तरह आप अपने आप टॉक्स भी खुद क्रिएट कर सका करेंगे, और जिसमें जो आपका सिस्टम होगा ना, यानी कि आप सिलेक्ट करेंगे मतलब सारे सिस्टम्स या जो भी आप सिस्टम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जाके जो है ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं उसको, वो क्रिएट कर लिया करेगा। और इस तरह की जिस तरह की ये स्क्रीन आ रही है, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने जो है वो आ जाया करेगी। उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के केसेस हुआ करेंगे, जिसमें कुछ डायकॉम बेस्ड जिस तरह का ये केस आ रहा है, इस तरह भी होंगे आपके पास केसेस कि जिसमें आपके कॉर्नल सैजिटल सारे इमेजेस आपको दिए जाएंगे और आप इनमें भी काम कर सकेंगे। और दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आपको जो डिफरेंट सिंगल इमेजेस हैं जिस तरह एक्सरेज हैं उनकी भी इमेजेस मिलेंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि आप अपनी यहाँ पे ये जो 5 फील्ड्स हैं, ये वो फील्ड्स हैं जो एफ आर सी आर 2B में भी यूज होते हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट वही फील्ड्स हैं जो हम यहाँ पे भी जब एस सी पी एस की मार्किंग करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग इन्हीं 5 चीजों के ऊपर कमेंट जरूर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन एंटर करेंगे। और ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आप अपना वो लिखेंगे कि ये कौन सा व्यू एक्सरे एपी लेटरल जो भी है वो आप यहाँ पे लिखा करेंगे। उसके बाद अपनी इंटरप्रिटेशन दिया करेंगे, फिर आपका डायग्नोसिस हुआ करेगा, और उसके बाद फिर डिफरेंशियल अगर कोई है, और मैनेजमेंट या डिस्पोज ऑफ अगर आपके लिए उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये करने के बाद जब आप इसको सबमिट किया करेंगे, तो उसके बाद आपका जो है आंसर आ जाया करेगा। लेकिन आपका ये जो आंसर जो आपने किया होगा ये एक साइड पे आएगा, और जो ओरिजिनल आंसर हुआ करेगा वो दूसरी साइड पे आपको नजर आया करेगा। तो उसके बाद आपने उसको सेल्फ मार्क ही करना है कि मतलब आप देखा करेंगे कि आपने जो कमेंट किया है या जो चीजें हैं वो अप्रोप्रिएट थी, आपने फाइंडिंग सही पकड़ी है या नहीं पकड़ी। वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें और अब ज्यादा से ज्यादा केसेस को देख सकें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस महीने इसी वीक के अंदर अंदर आपको हम इसका भी एक्सेस साथ ही दे देंगे। अच्छा, दूसरा एक और जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो ये है कि मतलब जो आप लोगों की इसकी जो एक्सेस है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ना मतलब हमने स्टार्ट तो आपके सामने था कि एक कोर्स के लिए किया था कि जिसमें सिर्फ टेस्ट कंडक्ट होंगे। लेकिन अब हमने ये किया है कि उसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड करके हम मजीद नई चीजें उसके अंदर लेते आ रहे हैं। तो जो चीजें नई आ रही हैं अंदर, उससे ये फायदा होता है कि मतलब आप लोगों की जो ट्रेनिंग है या प्रिपरेशन है उसको हम बेहतर करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से ये है कि अब हम सॉर्ट ऑफ जो हमारा था कि भी हम मतलब 2 मंथ्स बाद इसको कॉल ऑफ कर देंगे, तो इस तरह नहीं होगा। मतलब अब ये परमानेंट बेसिस पे मतलब एक्सेस रहेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर 2 मंथ्स के बाद आप लोगों के लिए जो हम अभी तक सारा कुछ कंडक्ट कर रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से सेव कहीं कर सकते हैं, इमेजेस ले लू के, तो ठीक है। अदरवाइज इसकी एक्सेस जब आपकी मतलब 2 महीने के बाद आपका टाइम खत्म होगा, तो उसके बाद हम इसकी एक्सेस आपको मतलब मजीद नहीं दे सकेंगे, अनलेस कि आप मेंबरशिप के तौर पे कंटिन्यू नहीं करते रहे। और मेंबरशिप के लिए भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम शायद जो हमारे ड्यूज हैं या जो हमारे चार्जेस वगैरह हैं 7500 पर मंथ, उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहे हैं कि मतलब हम आप लोगों का भी फीडबैक हमें चाहिए होगा। आप बल्कि पर्सनल अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब यानी कि क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा
आइडिया नहीं है कि मतलब किस तरह है, लेकिन ये है कि अगर ये मतलब ज्यादा है तो हम इसको मतलब कुछ कम करके मतलब वापस मतलब हमारी कोशिश होगी कि हम इसको रेंज कहीं पे अप्रोप्रिएट कर दें कि मतलब ताकि लोगों के लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल ना हो, क्योंकि असल मकसद जाहिर बात है कि जो ये फीस है इससे कोई मतलब बहुत ज्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते, कोई यानी कि कोई हमारी कोई फैक्ट्रियां तो नहीं खड़ी हो जानी इससे, लेकिन सिर्फ हमारा काम ये होता है कि हम इससे जितने मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होता है उसी साइट पे ही इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो ये सारी की सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, जो प्रोग्रामर्स लगे हुए हैं, जो डाटा एंट्री है, जो नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे इन्हीं फंड्स को ही हम इस पे यूटिलाइज करते हैं कि हम वो आप लोगों को पे बैक कर सकें कि बेहतर ट्रेनिंग और टीचिंग के सिस्टम में ना। तो इसलिए उसकी जो चार्जेस हैं वो हम इस तरह के रखना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग यूटिलाइज करें, और ये भी इंप्रेशन ना हो कि हम कोई बहुत प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों के सामने ही है कि जो इसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट पे, इसके केसेस एंटर करने पे, इसके नोट्स एंटर करने में जो कॉस्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हम लोगों ने इधर से ही जनरेट करनी होती। तो हमारी इसमें डेवलपमेंट के हद तक हमारी इसमें मैक्सिमम एफर्ट्स हैं। तो लेकिन फिर भी हम ये है कि हम फिजिक्स को भी इसके अंदर ही लाना चाह रहे हैं फर्स्ट से, मतलब कि हम ये नहीं चाह रहे कि उसका अलग पैकेज हो, इसका अलग पैकेज हो, तो हम उसको भी इसमें ले आएंगे, तो ताकि एक ही सॉर्ट ऑफ मेंबरशिप में आप लोगों की हर चीज कवर हो, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो आपके ये केसेस है मैक्सिमम, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ये सेशंस हैं ये हफ्ते में 2 दिन चलते रहेंगे। मतलब इसमें मेरा ये प्लान है कि वेंसडे और सैटरडे जो होंगे ना वो हम अपने सेशंस रखेंगे, और उसमें सेशन के बाद जब ये केसेस खत्म भी हो जाएंगे तो अब आगे हमारे फिर मजीद जो शॉर्ट कोर्सेज टाइप है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाया करेंगे हमारे, कि जिस तरह कभी हमने कोई एक्सरे का कोर्स पूरा करा दिया या उसमें करा दिया तो वो हम इन्हीं 2 दिनों में, या फिर अगर हुआ करेगा तो संडे में कर देंगे। तो उसके फिर हम ये नहीं चाह रहे कि उसके हम कोई अलग एक पूरा सिस्टम बनाए कि लोग अलग सब्सक्रिप्शन लें और अलग पे करें, तो इसी में सारा कुछ इंक्लूडेड हो जाए। तो इसलिए इसमें भी आप लोग अपना, जब यानी कि इधर तो फीडबैक देने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन आप लोग या मेरे पर्सनल नंबर पे या जो हेल्पलाइन वाला नंबर है 0333 वाला, उस पर अपने फीडबैक जरूर दें, स्पेशली फ्रॉम द कॉस्ट परस्पेक्टिव कि क्या रेजिडेंट्स और जो जूनियर रेडियोलॉजिस्ट है उनको अफोर्डेबल है उनके लिए, यानी रियलिस्टिक, और क्या ये अगर अफोर्डेबल नहीं है तो कितने चार्जेस में, यानी कि बहुत ज्यादा बर्डन ना महसूस हो, और अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए इसकी कोई हर्डल ना हो। वैसे तो मैंने ये अनाउंस किया था कि अगर किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, और उसमें ये हुआ है कि कुछ लोगों ने अपनी फाइनेंशियल डिस्काउंट करवाए भी हैं इसमें, तो लेकिन ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल है। तो लेकिन ये है कि जो हमारा मकसद है वो ये है कि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सके। अगर किसी को बेनिफिट नहीं है फिर कोई मतलब उसमें नहीं है कि मतलब वो उसको चाहे वो फ्री में मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है इसका, लेकिन अगर बेनिफिट को कॉस्ट की वजह से यानी कि वो कोई बंदा इसे अवॉइड ना करे, तो इसको भी आप जरूर काइंडली फीडबैक दीजिएगा, हम आपसे पूछेंगे भी सही। और अब हम चलते हैं, और ये हमारा केस का सिनेरियो है, ये जो आप लोगों को इसी हफ्ते में मिल जाएंगे सारे केसेस, और अप्रोक्सीमेटली हमारा आइडिया है कि हम इसको भी मुख्तलिफ सेक्शंस में ऐड करेंगे, और आप लोग इस पे भी अपनी जो टॉक्स वाले हैं और जो वाइवा वाले हैं वो अपनी प्रैक्टिस इस पे भी करेंगे। उसके बाद फिर हम टॉक्स के टेस्ट भी इसी तरह कंडक्ट करेंगे अगले महीने में, लाइकली जब ये रिटर्न हो जाएगा तो उसमें फिर आप लोग आंसर इसमें लिख के दिया करेंगे, और फिर हम जब डिस्कशन किया करेंगे तो फिर हम आपसे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिया करेंगे। अभी तक तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, लेकिन इवेंचुअली फिर हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे कि हर बंदा केस पूरा अटेम्प्ट करे जिस तरह टॉक्स में होता है, और हम उसको फिर खुद रिव्यू करके तो फिर आपके साथ आंसर्स डिस्कस किया करेंगे। चलिए माशाल्लाह यहाँ तक तो हो गया काम खत्म, अब हम आते हैं एग्जाम की तरफ। अच्छा जी, इस एग्जाम में जो है ना सबसे पहली जो चीज थी वो आपका केस ये था, और ये माशाल्लाह आप लोगों ने काफियों ने सही अटेम्प्ट किया, जो कि मेरा ख्याल था कि ये क्वेश्चन शायद आप लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। इसमें क्या था कि 42-year-old वुमन प्रेजेंट्स विद ट्रॉमा, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एको पैटर्न था और पैरेलल ओरिएंटेशन थी, और ये दोनों चीजें जो होती है गो के ये मतलब टिपिकल एकोजेनिक लीजन था जिस तरह का एक हीमाटोमा होता है, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली ये जो था आपके पास इसकी ऑप्शन यही थी कि, लेकिन चूंकि इसमें हिस्ट्री थी ट्रॉमा की, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन थी कि इसमें से आपने किस तरह इसको आगे वैल्यूएट करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि हीमाटोमस जो होते हैं वो 1 से 2 महीने में रिजॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, और ये चंद उन सिनेरियोज में से हैं जिसमें आप 6 मंथ से भी पहले फॉलो अप करते हैं, ठीक है। बाकी सारों में आपको पता है कि 6 मंथ्स फॉलो अप पे डालते पेशेंट को, चाहे अगर वो बायरेट्स 2-3 में आता है, लेकिन इसमें चूंकि ये लीजन हमें बायरेट्स 3 कम से कम लग रहा था, तो इसलिए हमने जो ये डिसाइड किया कि इसको हम
फिर कितना 1 से 2 मंथ्स या 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर दोबारा फॉलो करेंगे। और हिमाटोमा जो होता है वो आपको पता है कि वो अल्ट्रासाउंड पे अपनी इमेजेस चेंज करता रहता है। पहले वो एक्योजेनिक होता है, उसके बाद फिर सेंट्रल नेक्रोसिस होना शुरू होता है, फिर उसकी सेप्टेशंस बनती है और इवेंचुअली वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इस केस के अंदर बिल्कुल ठीक था कि जी आपने जो था ना वो इसको ही मतलब डिसाइड करना था कि ये जो लीजन है इसका क्या करना है। तो इसके बाद ऑब्वियसली इसमें 6 मंथ्स वाला नहीं लॉजिकल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और पैरेलल ओरिएंटेशन वाला था। हाँ, अगर ये सिंपल होता और बिल्कुल डेफिनेट होता फिर हम शायद 6 मंथ्स बाय राइट्स फॉलो पे चले जाते। लेकिन इस केस के अंदर आपने याद रखना ही हेमाटोमी के अंदर कि आप 1 से 2 मंथ्स के अंदर फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न ये था कि भाई हाँ, अगर एटिपिकल इंट्राडक्टल पेपिलोमा आ गया है तो चूंकि इसके अंदर 15 से 20% रिस्क है आपकी मेलिग्नेंसी होने का, तो इसलिए फिर क्या होता है कि इसमें आपकी जो ऑप्शन है वो सर्जिकल एक्सीजन होती है। ठीक है, तो आप इसमें इसको सर्जिकली एक्साइज करते हैं और उसके साथ फिर आपका मसला इसके साथ हल होता है। उसके बाद फिर ये एक लीजन था जिसमें आपके पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 23 लोग जो थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर नीडल बायोप्सी। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम क्या था कि इसकी जो एज थी 29 years ओल्ड वुमेन, तो इसका मतलब ये है कि जब 30 years से कम फीमेल होगी तो वो पहला फिर उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी पैल्पेबल मैस के लिए वो हमेशा अल्ट्रासाउंड होगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि अल्ट्रासाउंड बेशक उसका पहले हो जाए, तो अल्ट्रासाउंड सिर्फ हम करते हैं स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसमें आपको लीजन मिल गया है तो आप उसकी बायोप्सी से पहले उसकी एमेमोग्राम जरूर करवाते हैं। तो इसमें जो कैच था वो यही था कि जो सिर्फ 2 लोगों ने ठीक किया है कि आपने अगर 29 ईयर फीमेल की वजह से इसमें अल्ट्रासाउंड पहले हुआ था तो उसके बाद फिर इसका मतलब ये था कि स्ट्रेट आपने अगर इसकी एज ज्यादा होती 35 होती तो फिर तो हम पहले ही मेमोग्राम पे जाते, फिर हम पहले अल्ट्रासाउंड पे कभी ना आते। लेकिन जब 30 ईयर से यंग पेशेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसका पहले मोडालिटी जो थी वो अल्ट्रासाउंड थी, आपने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिर आपने अगला टेस्ट उसका बायोप्सी नहीं होता, बेशक जितना भी मेलिग्नेंट लुकिंग नजर आए आपको लीजन, आपने पहला डायग्नोस्टिक मेमोग्राम कराना है। और उस डायग्नोस्टिक मेमोग्राम का ये वजह है कि अल्ट्रासाउंड में कई दफा आपको चूंकि इसके जो करेक्टराइजेशन है वो मेमोग्राम में ज्यादा बेहतर होती है, तो आपने हमेशा इसके अंदर सबसे पहले मेमोग्राम करना है और उसके अंदर आपकी इसकी जो ट्रू एक्सटेंट है लीजन की वो पहले पता लगेगी कि एक्सटेंट ऑफ द मैस एंड कैल्सिफिकेशन ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है और कहाँ से आपकी, फिर उसके बाद आपने आगे अगला स्टेप आपका बिल्कुल अगला गाइड यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर नीडल बायोप्सी ही होगा। लेकिन पहले नंबर पे आपने इसका मेमोग्राम फिर आपने अल्ट्रासाउंड पे आना है। अच्छा जी, ये पेशेंट था एक और, इसकी जो मेरे ख्याल है कि ज्यादा आप लोगों के लिए करेक्टरिस्टिक लुक थी इसमें वो आपकी इस इमेज में थी जो कि अल्ट्रासाउंड का इमेज था। और आप इस अल्ट्रासाउंड के इमेज में क्या फाइंडिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है कि जो फैटी लिवर होता है या जिसमें आपकी स्टिएटोहेपेटाइटिस की वजह से होता है, उसमें जो अल्ट्रासाउंड की बीम है उसकी जो अटेन्युएशन है वो बहुत ज्यादा होती है। अटेन्युएशन से मुराद ये होती है कि इसके आप अगर इस एरिया को देखें ना तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर जो साउंड की पावर है यानी कि जिस तरह उसने मूव करना है तो वो डिस्पर्स होती जाती है और जैसे जैसे वो नीचे जाएगी वो डिस्पर्स होकर खत्म होती जाती है। लेकिन वो कितनी स्पीड से डिस्पर्स होती है फैटी लिवर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि फैटी लिवर की वजह से जो जो लिवर के लोअर पार्ट्स हैं जो यानी कि डिस्टेंट होते हैं प्रोब से, उनकी भी इमेजिंग, अब इसका और इस एरिया का आप डिफरेंस देखें तो आपको इधर जो है कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जबकि इधर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही। उसकी रीजन ये नहीं है कि यहाँ लिवर खराब हुआ हुआ है, उसकी रीजन ये है कि जब तक यहाँ से जो साउंड बीम है वो यहाँ तक पहुंची है उसकी इतनी अटेनुएट कर चुकी है कि वो वापस जब गई है तो अपनी सही इंफॉर्मेशन लेके नहीं गई। तो ये एक करेक्टरिस्टिक होता है जो कि आपके स्टिएटोहेपेटाइटिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो पुअर ट्रांसमिशन और जो डेफिनेशन है वो आपकी जो साउंड ट्रांसमिशन है वो टिपिकल फीचर है इसका। ठीक है, जबकि अगर आपने बाकी सेरोटिक लेवल्स देखे होंगे जो इसकी वजह से होते हैं हेपेटाइटिस की वजह से, तो उसमें कभी भी अल्ट्रासाउंड बीम उसमें आपको एंड तक बिल्कुल सही नजर आ रहा था। छोटा सा लीजन सेगमेंट 8 में ही पड़ा है ना तो आपको बिल्कुल क्लियर कट चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब वो फैटी लिवर के बैकग्राउंड की वजह से हुआ हो तो आपको बीम की प्रॉपर्टीज इस तरह चेंज हो जाती है कि वो क्लियर नजर ही नहीं आता। तो फिर आपको वो इंडिकेट करता है कि ये जो है एक्सटेंसिव फैटी लिवर है। और दूसरा उसके अंदर एक और फाइंडिंग ये थी कि कहीं भी आपको वेसल के साथ जो
पेरिपोर्टल ट्रायड्स हैं वो भी कहीं क्लियर कट नजर नहीं आ रहे, और वो आपको अगर नजर नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब यही है कि ये फैटी लिवर की वजह से है। और इसके अंदर भी आपकी जो फाइंडिंग थी वो दो फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट थी कि एक तो लिवर का आपने अंदाजा हो गया था कि ये कॉर्डियल ग्लोब हाइपरट्रॉफी है, इरेगुलर मार्जिन्स है, सिरोसिस की पिक्चर तो है, लेकिन सिरोसिस की वजह में इसमें आपके पास क्या थी कि यहाँ पे क्या ये सब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस था, क्रॉनिक हेपेटाइटिस था, क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस था। तो इसके अंदर से ये मोस्ट लाइकली चूंकि ये फैटी लिवर भी था, तो आपकी जो फाइंडिंग करेक्ट थी वो सिरोसिस ड्यू टू नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस था। और इसके अंदर जो दूसरी फीचर थी, एक और भी था इसमें, ये माइक किसी का चल रहा है, इनको मैं बंद कर देता हूँ। अपने माइक्स आप लोगों ने जब आपका हम वाइवा सेशन स्टार्ट करेंगे ना, उस वक्त आप लोगों ने माइक्स अपने ओपन करने हैं, उससे पहले माइक नहीं ओपन करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपने टाइप करना है, ठीक है, काइंडली, ताकि फिर सारे डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा इसमें था वो चीज थी कि जो ये वाला एरिया है ना, जो जब ये गाल ब्लैडर फोसा के अराउंड होता है, तो इसकी थोड़ी सी स्पेयरिंग होती है जब ये स्टेटोहेपेटाइटिस होता है। और वो जो उसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि ये बाकी सारे का सारा लिवर हाइपोडेंस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइपरडेंसिटी होगी, क्योंकि हाइपोडेंस इस वजह से है कि डिफ्यूज फैटी इन्फिल्ट्रेशन है इसकी, तो उसकी वजह से ये वाला जो एरिया ये थोड़ा सा स्टेटोहेपेटाइटिस के अंदर स्पेयर्ड होता है। तो ये भी एक इंडिकेशन थी कि इसके अंदर ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस था, यानी कि वो जो आपका टिपिकल फैटी लिवर यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसमें कितना मुश्किल केस नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गैस्ट्रिक मेटास्टेसिस और लिम्फोमा कहा था, लेकिन उसके अंदर इम्पोर्टेंट इस इमेज से क्लियर था कि ये जो अगर आप देखते हैं इमेज, तो यहाँ पे एक पेनक्रियास के नेक के लेवल के ऊपर तकरीबन एक जो मैस पड़ा हुआ था जो कि एक्यूटेनिक था, उसके साथ फिर आपके जो ये इसके गैस्ट्रिक जो फोल्ड्स थे वो भी आपके बाजारी बातें के टिपिकल इसकी पिक्चर थी, प्रेजेंटेशन थी कि जो ये सारी फोल्डिंग इंक्रीज हुई हुई थी जो कि इसके अंदर जोलिनियर एलिसन सिंड्रोम के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो इसमें ये तो मतलब स्टमक अल्सर्स और बाकी सारी की सारी फाइंडिंग्स को फेवर कर रही थी, ये जो सारे के सारे एरियाज हैं फोल्ड थिकनिंग वगैरह। तो इसमें आपने ये याद रखना था कि जोलिनियर एलिसन सिंड्रोम का टिपिकल एक सीटी का केस लगाया गया था ताकि आप लोग इसको देख सकें। उससे अगला जो केस था वो आपका छोटा नंबर क्वेश्चन था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपने याद रखना था कि जो सेंट्रल हर्नियाज होते हैं जो अम्बिलिकस के अराउंड होते हैं वो पैराम्बिलिकल हर्नियाज ज्यादा होते हैं। और एक दूसरी आप लोगों ने एक जो चीज देखी होगी वो ये होता है कि जिन पेशेंट में सीएलडी होती है उसमें भी पैराम्बिलिकल हर्नियाज जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसके अंदर एक तो, और इसके अंदर फिर क्या था कि यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन भी हुई थी क्योंकि आपको यहाँ पे सारे के सारे बाउल लूप्स नजर आ रहे थे। अब क्वेश्चन ये था कि ये वेंट्रल हर्निया क्यों नहीं है। तो वेंट्रल हर्निया नॉर्मली जो होते हैं वो आपको आइडिया है कि एक तो सुपीरियर इंफीरियरली यानी कि क्रेनियोकॉर्डली जो है वो उनका जो डायरेक्शन है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफर्स के, और दूसरा जो है वो नॉर्मली कोई सर्जरी के बाद वो डेवलप करते हैं। और जो रिचर हर्निया है वो तो आपको पता है कि उसमें बाउल लूप पूरी नहीं जाती, उसमें उसका एक साइड गई होती है और वो हर्निएट करके इनफिक्स हुई होती है। और स्टिग्लियन हर्निया जो होते हैं वो रेक्टस शीट के लेटरल होते हैं, वो मिड लाइन में नहीं होते। तो इसलिए बाकी सारे के सारे हर्नियाज तो बड़े आराम से निकल जाते थे, सिर्फ और सिर्फ जो था वो रिचर हर्निया याद रखना है। आप लोगों ने 6 लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था। तो जो रिचर हर्निया है वो एक बाउल लूप पूरी नहीं बाहर निकलती, उसका एक पार्ट जो है वो बाहर निकलता है। यानी कि मैं देखता हूँ अगर आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये है रिचर हर्निया, ये पता नहीं ये शायद इमेज नजर आ जाए। हाँ, ये जिस तरह ये देखिए अब यहाँ से बाउल जा रही है और इसका सिर्फ एक पार्ट बाहर निकल के जो है वो हर्निएट होके डिफेक्ट में आया हुआ है। तो इस तरह ये इसको रिचर हर्निया कहते हैं, पूरा बाउल लूप बाहर नहीं आया हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पेशेंट था जो क्वेश्चन नंबर 7 था। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब था और आप लोगों का मेजोरिटी इसमें गलत है। और क्योंकि सिर्फ 9 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं 33 में से। इसमें आप सबसे पहले तो ये देखें कि जब आपने इसको देखा इतनी सारी डायलेटेड सीबीडी और इंट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स की डायलिटेशन,
तो इस तरह की, और आगे जाके वो टेपर होके बंद हुई पड़ी है। तो इसमें आपके पास जो रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस है उसमें आपने कभी भी इतनी डायलेटेड सीबीडी और इंट्रापेटिक बिली चैनल तो नहीं देखे होंगे ना। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें जो सबसे बड़ा फाइंडिंग होती है वो आपकी होती है कि आपके डक्ट्स के मल्टी लेवल के अंदर आपकी इन्हांसमेंट एरियाज आ रहे होते हैं और अंदर एयर हो सकती है, जैसे हमने पिछली दवाई केस देखा था जिसमें वो असेंडिंग कोलिंजाइटिस था। लेकिन जो इसमें क्या था, इसमें ये था कि कोलिडोकल सिस्ट थी जो कि इन्फेक्ट हुई, ठीक है, इन्फेक्टेड कोलिडोकल सिस्ट थी। और उसके बाद जो, यानी कि इसने चूंकि बाहर की एक्स्ट्रापैटिक और इंट्रापैटिक दोनों को किया हुआ था, ये टाइप 4A कोलिडोकल सिस्ट थी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि चूंकि वो इन्फेक्ट हो गई थी, और जो कोलिडोकल सिस्ट है उनका इन्फेक्शन कोई मतलब अनलाइकली नहीं है, वो काफी कॉमन है, क्योंकि कहीं पे भी बाइल स्टेसिस करेगा तो वो इन्फेक्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ ये जो एयर आपको सारी की सारी नजर आ रही है, ये सारी की सारी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से थी। तो अगर आपको कोलिडोकल सिस्ट के साथ इस तरह की एयर नजर आए जिस तरह ये है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन तो है, लेकिन आपकी जो बाकी सारी की सारी फाइंडिंग्स हैं कि इतनी ऑलमोस्ट लाइक 3-4 सेंटीमीटर की डायलेटेड जो है वो कोलिड या सीबीडी और इंट्राहेपेटिक बिली चैनल की इतनी बड़ी डायलेटेशन और विदाउट एनी फिलिंग डिफेक्ट इनसाइड, इट्स वेरी लेस लाइकली कि ये जो है कोई और इसके अंदर आपका डिफरेंशियल हो सकता है। सबसे पहले तो है कि जी व्हाट साइन फेवर द इन्फेक्टेड सिस्ट। सबसे पहले तो आपको एयर जो ये सारी की सारी आ रही है, क्योंकि नॉर्मल अगर कोलिडोकल सिस्ट होगी तो उसके अंदर आपकी एयर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आती, ठीक है। और दूसरा ये था कि इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन खैर हम अगर उसको नहीं भी कंसिडर करते कि इसकी जो लेफ्ट ब्रांच है पोर्टल वेन की वो तो नजर आ रही है, लेकिन राइट ब्रांच आपको नजर नहीं आ रही। और सेकेंडरी क्या था, यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुई थी अर्ली, ये जो छोटे 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 हाइपोडेंस एरियाज थे। तो ये सारे के सारे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी इस डायलेटेड इंट्रा एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बिली चैनल्स को रिप्रेजेंट किसी भी तरह नहीं करते। ये जरूर था कि कोलिडोकल सिस्ट थी जिसके साथ इन्फेक्शन हुई, जिसके साथ फिर एयर अंदर आ गई, जिसके साथ ये पेरिबिल हेपेटिक किस्म की जो है एब्सेस फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इन्फेक्शन की वजह से, ये सारा सेकेंडरी था। लेकिन जो प्राइमरी पैथोलॉजी दैट वाज द कोलिडोकल सिस्ट कॉजिंग इन्फेक्शन लीडिंग टू दिस ऑल दिस थिंग्स। तो इस वजह से आपने इसमें इसको इस हिसाब से देखना था। और लेकिन इतना ज्यादा ये जो है ना 18 नंबर लोगों ने तो रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस की आप लोग पिक्चर जरूर देखें, जिसको ओरिएंटल कोलिंजाइटिस भी कहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसमें इतनी ज्यादा डायलिटेशन कभी भी सीबीडी वगैरह की नहीं होती, उसके साथ इन्हांसमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, एक ये पेशेंट भी था, इसमें भी आप लोगों में माशाल्लाह काफी लोगों ने गलत किया इसको। इसमें उन्होंने दो तीन चीजें दी थी आपको। एक तो आप इसमें देखें कि आपको उन्होंने ये बताया कि इस किडनी के साइडों पे भी ये हाइपोटेंस एरियाज आ रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बकायदा एक एरो भी लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि यहाँ पे ये जो बाउल थी इसकी कोई सब म्यूकोजल इन्हांसमेंट नहीं आ रही थी। अगर सब म्यूकोजल इन्हांसमेंट ना आए तो यानी कि, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई का प्रॉब्लम है, वीनस ऑक्लूजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वीनस की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो रहा है तो वो हमेशा हाइपर इन्हांसमेंट ऑफ सब म्यूकोजा के साथ आता है। उसमें म्यूकोजल इन्हांसमेंट उसका लाजमी फैक्टर है, क्योंकि आप खुद सोचे ना कि ब्लड तो अंदर आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा सक रहा है। तो अगर वापस नहीं जा सक रहा है तो जो म्यूकोजा है वो तो सारे का सारा इन्हांस हो जाएगा, हाँ, लेकिन अगर ब्लड यहाँ आ ही नहीं सक रहा तो इसका क्या मतलब है, इसका फिर मतलब ये है कि ये मोस्ट लाइकली आर्टीरियल प्रॉब्लम है या आर्टीरियल ओक्लूजन है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने आर्टीरियल ओक्लूजन तक हम पहुंच गए हैं, अब हमारे पास क्रोन्स डिजीज निकल गया, हमारे पास से एंजियोनोरेटिक एडीमा भी निकल गया, क्योंकि जो इसमें जो एडीमा होता है उसके अंदर भी आपके साथ थोड़ी सी जो है इन्हांसमेंट भी आती है। लेकिन अब फिर वही बात है कि अब आपने इसके अंदर किडनी को भी साथ एक्सप्लेन करना था। अब उसके अंदर क्या हुआ कि ये जो दोनों फाइंडिंग्स थी उसमें आपके पास एक इस्कीमिक इंटराइटिस आर्टीरियल का और दूसरा आपके पास ऑप्शन बनती थी वेस्कुलाइटिस की। तो जब दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं कि जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है और आपके साथ जो है बाउल भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए जो फाइंडिंग थी, अगर सिर्फ उसकी होती बाउल की फिर हम इस्कीमिक को भी ले लेते, लेकिन इस कंडीशन के अंदर इस्कीमिया इसलिए वो नहीं है कि पेशेंट की एज क्या है, 21 ईयर्स ओल्ड फीमेल।
तो इस एज के अंदर अदरवाइज आपको खुद भी आइडिया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस इतना होता नहीं है इस एज के अंदर कभी भी। तो इसलिए इसका मतलब है कि फिर हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन बचती है वो वेस्कुलाइटिस है, जिसने फिर आगे इस्कीमिया को लीड किया और वो सारे का सारा है। लेकिन इस्कीमिक एंटराइटिस इसलिए नहीं है कि वो प्राइमरी जो है एसएमए की इस्कीमिया या वाटरशेड इस्कीमिया या फिर जो यानी हाइपो टेंशन की वजह से जो इस्कीमिया होता है या फिर वीनस की वजह से जो इस्कीमिया होता है उनकी वजह से कोई नहीं था। इस सिनेरियो के अंदर जो सबसे कॉमन यानी कि आप देखते तो आपको आइडिया जाना था कि ये वेस्कुलाइटिस को करता है, और खास तौर पे जो किडनी की फीचर था वो इसमें बहुत सिग्निफिकेंट था। इसलिए अगर आपके एग्जाम में भी कोई इस तरह का केस आता है तो मेक श्योर करें कि जो आपका इसमें आंसर हो उसमें अगर कोई मल्टी ऑर्गन चीजें हैं और यंग फीमेल पेशेंट्स हैं तो फिर आपने वेस्कुलाइटिस को पहले सोचना, फिर आपने उस साइड पे जाना है। अच्छा, उसके बाद जो था फिर ये पेशेंट था, ये माशाल्लाह आप लोगों ने काफी लोग ठीक कर दिए। और इसमें क्या था कि यहाँ पे एक ये पूरी का पूरा वॉल की थिकनिंग थी इसोफेगस की, और साथ ये इसोफेजाइटिस की पिक्चर थी कि डिफ्यूज थिकनिंग थी ऊपर से लेकर नीचे तक, जितने इमेजेस आ रहे थे सारों में इसकी वॉल थिकनेस आ रही थी। इसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा फाइंडिंग आपको दी हुई थी वो ल्यूकीमिया था, और जिसने डिस्फेजिया, डायनोफेजिया, फीवर और पेन के साथ प्रेजेंट किया था। अब प्रॉब्लम आपके पास ये थी कि क्या ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग कार्सिनोमा इस तरह नहीं होता, मतलब वो जो है मतलब बकायदा आपको पता है कि किस तरीके से वो करता है, और इस तरह सुपरफिशियल इतना ज्यादा स्प्रेड भी नहीं करता होता ये वाला कार्सिनोमा जो होता है। ठीक है, और दूसरा ये था कि इसके अंदर डेब्री भी सारी की सारी पड़ी हुई थी ना, ये सारे का सारा गंद बंद जो पड़ा हुआ है, तो ये डेब्री भी जो है ना इन्फेक्शन इन्फेक्टिव वो जो इसोफिजाइटिस है उसको फेवर करती है। तो आपके पास जो ऑप्शन थी वो कैंडिडा एसोफिजाइटिस की थी और दूसरा वायरल इसोफिजाइटिस की थी। तो वायरल इसोफिजाइटिस का क्या मसला होता है कि इसके अंदर जो अल्सर्स होते हैं वायरल इसोफिजाइटिस में, वो आपको पता है कि वो सिर्फ म्यूकोजल होते हैं, वो सब म्यूकोजल या डीप एरियाज में नहीं जाते, तो उस वजह से फिर वो इसोफेगस की वॉल की थिकनिंग नहीं करते। तो इसमें चूंकि वॉल की थिकनिंग भी हुई थी तो इस वजह से जो था ये वायरल इसोफेजाइटिस को भी हमने इसमें से निकाल दिया था। तो ये अब जो हमारे पास ऑप्शन बचती थी वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडा इसोफेजाइटिस की थी। और इस पिक्चर को याद रखें क्योंकि अब सीटी भी होने लग पड़े, पहले तो सिर्फ एक्सरे दिखाया करते थे, लेकिन अब ये भी सारे के सारे जो है वो नजर आते हैं। सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो अगला पेशेंट था आपका वो था 37th ईयर फीमेल विद वेग एब्डोमिनल पेन। हाँ, ये माशाल्लाह फिर आप लोगों ने सालों ने तकरीबन ठीक किया था कि आईपीएमएन था, और वो मैं पहले भी दो दफा दिखा चुका हूँ कोई आईपीएमएन मुख्तलिफ केसेस में कि ये पूरी के पूरी अगर आपको इस तरह की डायलेटेड नजर आए जो पेनक्रियाटिक डक्ट है और साथ लोबुलेटेड एरियाज भी आ रहे हो, तो आप लोगों ने जो डिफरेंशियल देना है वो आईपीएमएन ही है। उसके अलावा कोई भी चीज इसके अंदर आपकी फिट इन नहीं करती, बाकी आप डिफरेंशियल्स को देख भी लीजिएगा। उसका अगला क्वेश्चन था 11th, उसमें आपके पास हाँ ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो सबसे पहली चीज आपने देखनी थी वो कि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन में कॉमन नहीं है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पेनक्रियाज ऐसा होता है कि आपको नजर ही नहीं आ रहा होता, वो सारे का सारा फैक्ट्री रिप्लेस हो जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया था आपको, उसमें बेसिकली उन्होंने ये जो पेनक्रियाज दिखाया हुआ था ये इसलिए दिखाया था कि आप इसको देख के सिस्टिक फाइब्रोसिस तक पहुंच जाए। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि डायलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, ठीक है, डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम होता है, और वो जो है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। और क्योंकि थिक जो है उसके अंदर मटेरियल जमा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर सिक्रीशंस ठीक होती नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इसका पोटेशियम चैनल का कोई मसला, क्लोराइड चैनल का मसला होता है। इस वजह से जो है ना वो आपका जो ये सारी की सारी सिक्रीशंस थिक अंदर जमा हो जाती है, तो उसका फिर आपके पास जो हल है वो सिर्फ यही है कि आप वाटर सॉल्युबल अनीमा विद लैक्सेटिव्स देते हैं इसके अंदर। तो ये सब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो यही थी कि आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो कॉम्प्लिकेशन है डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि डिस्टली वो थिक म्यूकट सा बन जाता है जो फीकल मैटर होता है स्मॉल बाउल के अंदर जाते जाते, तो जिसकी वजह से वो फिर आगे इसकी मूवमेंट रुक जाती है। तो उसके लिए फिर आप जो है वाटर सॉल्युबल अनीमा और लैक्सेटिव्स की वजह से ही ये ट्रीट होता है। ये सिर्फ आपको, और दूसरा इसमें जो मेन फाइंडिंग जो मकसद था वो ये था कि अगर आपको पेंक्रियाज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तो फिर आप सिस्टिक फाइब्रोसिस को जरूर जहन में रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 था, इसमें मुझे नहीं पता कि ज्यादा लोगों ने जैंकर्स क्यों लिखा है, क्योंकि जैंकर्स तो ये एपी व्यू है, और एपी व्यू में साइड पे तो मतलब जो जैंकर्स होता है वो तो नॉर्मली किस साइड पे होता है, पोस्टीरियर होता है ना, तो इसमें तो ये राइट साइड पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा था। और अगर आपको वो जैंकर दिखाएंगे तो जैंकर तो आपको हमेशा लेटरल पे दिखाया जाता है,
उसमें आपको एपी पे अगर दिखाएंगे तो वो इसके पीछे छुपा हुआ नजर आएगा, आपको वो साइड में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको इसमें सिंपल याद रखें आपके जो अगर साइड वाइज है तो फिर आपने उसके अंदर जो है वो केलियन जेमिसन देना है, और अगर पोस्टीरियरली है बिल्कुल ही तो फिर आपने जो है वो उसके अंदर ज़ेंकस डाइवर्टिकुलम देना है। दूसरा उसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो इसकी सीटी पिक्चर थी, कि सीटी में जो है वो जो उधर तो खैर चूंकि आपको वो नजर आता है पूरे का पूरा क्या कहते हैं बड़ा सारा इमेज करके एक्सपोज किस्म का फोकस्ड इमेज नजर आता है फ्लोरो पे, लेकिन सीटी पे तो उसके लिए कोई स्पेशल आप उसको फोकस नहीं करते ना। तो उसमें इस तरीके से आपको जो है वो चूंकि साइड पे है तो कैलियन जेमिसन जो डाइवर्टिकुलम है वो आपको इस तरह नजर आता है, और आपको उसके अंदर वहां पे एयर फ्लूइड लेवल सा एरिया नजर आ रहा होता है जो कि ईसोफेगस के साथ पड़ा होता है, जो ईसोफेगस से सेपरेट होता है, लेकिन ये ईसोफेगस के बैक साइड पे होती है जहाँ पे ट्रेकिया जा रही होती है। तो उसके साथ एक साइड पे जो डाइवर्टिकुलम है लेफ्ट राइट साइड पे, तो वो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको सीटी पे भी इसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये माशाल्लाह आप लोगों ने सारों ने ठीक कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको इसकी एमआरआई पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी कि जो कैवर्नोमा है या जो हेपेटिक कैवर्नस मेंजियोमा है वो कैसा नजर आता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही इसको पहचान लिया कि आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, और भरने के बाद जो है वो कंप्लीट भर गया है। और फिर ये जो है T2 के ऊपर इसका लाइट बल्ब साइन भी आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हाँ ये इम्पोर्टेंट था। खैर आप लोगों ने माशाल्लाह ने सारे ठीक किया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर आपको किसी भी जगह पे दो फाइंडिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट थी, और वो आप लोग दोनों फाइंडिंग्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये रिट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि लिवर को उसने खींच के अंदर किया हुआ है, यानी कि ये वाहिद ट्यूमर है जो कि लिवर के कैप्सूल को अंदर वो खींचता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके अंदर फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो रही होती है ना। जब फाइब्रोसिस ज्यादा होती है उसके साथ दो फीचर आ जाते हैं, यानी कि एक इस ट्यूमर में फाइब्रोसिस होती है, दूसरी जो है वो पेंक्रियास के ट्यूमर में फाइब्रोसिस ज्यादा होती है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें ये होता है कि अगर फाइब्रोसिस ज्यादा होगा एक तो ये रिट्रैक्ट कर लेगा इस तरह ओवरलाइन कैप्सूल को, और दूसरा उसका क्या होता है कि ये फाइब्रस एलिमेंट जो है वो हमेशा इनहांसलेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये जो कंट्रास्ट है इसको रिटेन कर लेता है अपने पास। तो जब रिटेन करता है तो फिर क्या होगा कि जब डिलेड में जाके ना ये आपको रिट्रैक्टेड भी है और इनहांस नजर आएगा। तो अगर आपको पेरिफेरली कहीं पे भी जो है वो इंडेंट होता हुआ या रिट्रैक्ट होता हुआ कैप्सूल नजर आ रहा है लिवर का, और साथ आपको एक एक्स्ट्रा गाइट्रोजिनस लीजन नजर आ रहा है, तो ये इनवेरिएबली एग्जाम में तो कम से कम हमेशा ये कोलेंजियोकार्सिनोमा का फीचर होगा, ठीक है। और इसीलिए जो आपका पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं जो कि एडिनोकार्सिनोमास होते हैं पेंक्रियास के, वो भी चूंकि उसमें फाइब्रस कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है तो वो भी अर्ली इनहांस नहीं करते। उसके केस जो आपके आयलेट सेल ट्यूमर्स होते हैं उनमें कोई इतना फाइब्रस कंपोनेंट नहीं होता, तो वो इमीडिएटली इनहांस करते हैं, ब्लश करते हैं। इससे अगला पेशेंट ये था, हाँ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। तो आपके पास जब पेशेंट आता है कई दफा जो जिसमें कैलकुलस भी आपको नजर आ रहा है, आपको वॉल भी थोड़ी सी थिक नजर आ रही है, लेकिन पेन वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तब होता है जब पेशेंट के जो गैंग्रीनस हो चुका होता है उसका कॉलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि कैलकुलस भी नजर आ रहा था, ठीक है, वॉल की थिकनिंग भी थी, लेकिन आपका जो मर्फी साइन था, जो फोकल टेंडरनेस थी वो नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि अगर ये आपको नजर नहीं आ रही तो, और जबकि वॉल भी थिकेंड है, तो उसके बाद आपने सीटी करवाया। सीटी में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो इसका म्यूकोसा है गाल ब्लैडर का, अगर कॉलिसिस्टाइटिस हुआ हुआ है तो डिफ्यूजली इनहांस करता है, वो कहीं से ब्रेक्स नहीं मारता, यानी कि ये नहीं होगा कि यहाँ तक आया फिर गायब हो गया, फिर यहाँ तक आया फिर गायब हो गया, वो पूरे का पूरा इनहांसिंग जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका वो यहाँ पे इनहांसमेंट पैची आ रही है, और ज्यादातर जो इसका म्यूकोसा है वो इनहांस नहीं हुआ। तो जब आपको इस तरह की पिक्चर मिले तो इसका क्या मतलब है कि ये गैंग्रीनस एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लिनिकली अपने हिसाब से तो प्रूव कर चुका होगा पेशेंट कि जो है ये सुयर था, लेकिन सब्सिक्वेंटली सबसाइडेड जस्ट प्रायर टू साइनोफार्मिया, यानी आपका जब पेशेंट आया उसने आगे कहा कि जी मैं तो ठीक हो गया हूँ, तो आपने जब रखा तो आपको पथरी भी नजर आई, आपको थिक वॉल गॉल ब्लैडर भी नजर आया, अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है। आप लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, रिजॉल्विंग कॉलिसिस्टाइटिस, लेकिन जबकि वो रिजॉल्विंग का कोई चक्कर नहीं होता, वो गैंग्रीनस हो चुका होता है। गैंग्रीनस के बाद क्या होता है, अगला काम वो परफोरेट कर जाते हैं, तो फिर वो पेशेंट जो है वो कुछ देर के बाद सेप्टिसीमिया के साथ पेशेंट फिर एडमिट हो जाता है, क्योंकि सारी बात है कि ये बाइल लीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये याद रखना आपने कि अगर आपको सिटी के अंदर भी म्यूकोजा पूरा नहीं नजर आ रहा तो ये गैंग्रीनस में लेके जाना है आपने, ये रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ, क्योंकि रिजॉल्व इस तरह नहीं होता।
अच्छा, उसके बाद फिर अगला पेशेंट आपका जो है वो है, क्या कहते हैं, हाँ इसमें क्या था, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट था। इसमें आपने जो फर्क करना था वो इसके एब्सेस और इन्फेक्टेड जो नेक्रोसिस है जिसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है उसके दरमियान करना था। तो पैंक्रेटिक एब्सेस जो होती है उसमें आपको पता है, एक तो वो इतनी इजी बनती नहीं है, दूसरा ये होता है कि एब्सेस की डेफिनेशन में क्या होता है कि उसका कैप्सूल होना चाहिए। जब तक कैप्सूल नहीं होगा या उसका रिम एनहांसमेंट नहीं आएगी तो आपने एब्सेस का वर्ड यूज नहीं करना। अब आपके पास जो यहाँ पे फाइंडिंग्स थी इसके अंदर, ये वाला जो पहले वाले इमेजेस थे ये अर्ली इमेज थे, ये इस वक्त के नहीं इमेजेस थे। अब वो आपसे इस इमेज पे पूछ रहा है तो ये वाला इमेज है कि इसको आप क्या डेफिनेशन देंगे। तो इस तरह याद रखना है कि अगर इस तरह की मॉटल लेयर है जो पहले जिसका पेंक्रेटाइटिस हो चुका है, नेक्रोटिक पेंक्रेटाइटिस हो चुका हुआ है, तो उसके अंदर ये हमेशा आपने इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पेंक्रेटिक नेक्रोसिस कहना है। और पेंक्रेटिक सूडोसिस में तो होता है उसमें कभी भी इस तरह एयर आपको नजर नहीं आती। तो इसलिए ये आपने फीचर याद रखना है, ये बड़ा क्रिटिकल फीचर है। और इसकी आपकी जो मोर्टेलिटी है पेशेंट की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इसमें कोई माफी नहीं मिलती है आपको अगर आप इन्फेक्टेड पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस को किसी तरह मतलब मिस कर जाते हैं। उससे अगला पेशेंट आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। इसमें आपके पास दो इमेज थे, वो मेरे ख्याल से शायद, वैसे तो माशाल्लाह सारों ने ठीक किया है, लेकिन पहला इमेज ये था अनफॉर्चुनेटली कि ये एक पेशेंट आया, उसका एक स्कैन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो 5 साल के बाद फिर आया और फिर स्कैन हुआ। ठीक है, और अब वो किस तरह आया कि जो है वो 52-year-old फीमेल पेशेंट थी, सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमेन पेन एंड हाइपोटेंशन। अगर वो हाइपोटेंशन गए तो अगर आप इसके साथ देखें तो ये सारे का सारा फ्लूइड बाहर भी आया पड़ा है। तो इसका मतलब ये जो भी लीजन था ये परफोरेट कर गया, परफोरेट करके सब कैप्सुलर सब हेपेटिक जो है सब डायफ्रेगमेटिक जो है उसने कलेक्शन एक्सटेंड कर दी है और वो सारी की सारी कलेक्शन इसके राउंड आ गई। तो जब वो परफोरेट किया तो सारी बात है फिर हाइपोटेंशन, चूंकि वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो गया तो हाइपोटेंशन होगी। अब ये लीजन जो था ये बेसिकली जब ये पहला स्कैन हुआ था तो इसको इन्होंने, ये देखेंगे कितना इसकी शक्ल देखें आप कितनी बिनाइन लग रही है। तो कोई बंदा इसको देखेगा वो ये कहेगा कि ये कैल्सिफाइड सा लीजन है, सिस्ट है, तो इसको कोई मेरी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो दोबारा प्रेजेंट हुआ तो वो काफी सारा बड़ा हो चुका था, सब्टेशंस आ चुकी थी जो कि एनहांसिंग थी, और इनहांसिंग सेप्टेशन के साथ कैल्सिफिकेशन भी थी। तो वो सारी की सारी इंडिकेट कर रही थी कि ये बेसिकली बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो आप लोगों ने हाइड्रेटेड डिजीज में कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया, कुछ ने हेमरेजिक हेपेटिक सिस्ट ने कहा। तो हेपेटिक सिस्ट हेमरेजिक जब भी होती है उसके अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ एनहांसमेंट कोई नहीं होता, उस यूनिलोकुलर एरिया होता है, यानी कि ब्लड ब्लीड हुआ है तो ब्लीड पूरे का पूरा अंदर पड़ा होगा, ब्लड कैसे एनहांस कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हाइड्रेटेड सिस्ट होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट की भी वॉल कभी इनहांस नहीं कर सकती क्योंकि वो भी डिटैच्ड होके चल रही होती है, उसके अंदर ऐसी कोई फीचर नहीं है कि आपको जो हेपेटिक वो हाइड्रेटेड सिस्ट तो इसकी कोई भी वॉल या सेप्टा इनहांस करता नजर आए, वो पॉसिबल नहीं होता। तो चूंकि इसमें इनहांसमेंट हो रही थी तो इसका मतलब ये था कि ये पेशेंट जो है बिलियरी सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा का पेशेंट था। अगला पेशेंट था वो आपका, वो था जो मैंने पहले पहले दफा शायद करवाया था कि जिसमें आपको गार्डनेट डक्ट सिस्ट और जो बार्थिलोन सिस्ट थी उनमें आपने डिफ्रेंशिएट करना था। और अभी भी कुछ लोगों ने इसको बार्थिलोन डक्ट सिस्ट कहा था। तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे और ऊपर वाला क्राइटेरिया आपने याद रखना था। इसमें गार्डनेट डक्ट सिस्ट थी जो ऊपर होती है और जो बार्थिलोन सिस्ट होती हैं वो इस प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे होती हैं। और इसलिए जो जिन्होंने अब इसको किया है तो इसको आपने याद रखना है कि ये इस तरह नहीं होता है, ये नीचे होता है, ये इस प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे आनी चाहिए थी अगर ये बार्सिलोना होती तो। अच्छा, उसके बाद ये था, हम ये बिल्कुल सही है कि नॉन वायबल इंट्राम्यूरल लियोमायोमा है, बिल्कुल ये वो था। और ये सारे के सारे निक्रोज कर रहा है और ये थोड़ा सा हाइपर इंटेंस भी है ऑन, क्या कहते हैं इसको, T1, जो कि इसके हेमरेजिक कंपोनेंट्स को भी या रेड डीजनरेशन को भी इंडिकेट कर, तो इसलिए ये हो सकता था इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ ये इम्पोर्टेंट था, इसमें काफी सारों ने इसको गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज था, जबकि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कभी भी नॉर्मलाइजेशन और बीटा एचजी के साथ पेशेंट नहीं प्रेजेंट कर सकता। ये आपने याद रखना है, अगर वो बीटा एचजी लेवल हाई है तो फिर तो ठीक है, मतलब फिर तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि बीटा एचजी हाई होने की और भी रीजन हो सकती है।
लेकिन गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज विद नॉर्मल बीटा एचसीजी इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो उसने बीटा एचसीजी तो प्रोड्यूस करना ही करना है कुछ ना कुछ। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि बीटा एचसीजी तो आना ही आना है उसके अंदर। और दूसरा ये उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है कि इसके अंदर आप ये देखें कितने सारे किस एरिया में सिग्नल वॉइड आ रहे हैं। जो आपका होता है ना जो ये देखिए ये पूरे का पूरा एरिया सिग्नल वॉइड सिग्नल वॉइड सिग्नल वॉइड्स आ रहे हैं। अगर आपको जो मायोमेट्रियल एरिया है जो इसका ये यूट्रस का, तो उसमें आपको इतने सारे वो नजर आ रहे हैं, और फिर जहां से उन्होंने शायद रिमूव किया था या सर्जरी की थी या जहां से वो किया था, तो एवीएम वहां पे डेवलप हो जाता है। एवीएम इस तरह डेवलप होता है कि जो आर्टरी और वेन है वो रीजनरेट करते हुए आपस में डायरेक्ट कनेक्शन कर लेती हैं। जब डायरेक्ट कनेक्शन करती है पहले छोटा कनेक्शन बनता है, कैपिलरीज अंदर होती नहीं है, तो प्रेशर डायरेक्ट शिफ्ट होने लग पड़ता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लीजन बड़ा होता चला जाता है। तो ये टिपिकल सिनेरियो के साथ आफ्टर डीएनसी और इस तरह के पेशेंट के बाद प्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर फिर यही होता है कि ये सिग्नल वॉइड एरियाज हैं सारे के सारे, तो इनको आप ये टिपिकल एवीएम का केस है। उसके बाद अगला जो है वो 21 नंबर जो है वो आपका था, हाँ ये एक लीजन था। तो ये तो मतलब T2 पे इतना डार्क था कि ये सब भी लियोमायोमा था, जो कि सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और ये पेशेंट था। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो उसकी डेफिनेशन थी। एडिनोमायोसिस की जो डेफिनेशन आपको वैसे तो आइडिया है, लेकिन इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड मोर देन 2.5 मिलीमीटर डीप टू एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेस। पहली डेफिनेशन तो ये इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज ये थी कि एडिनोमायोमा क्या होता है। एडिनोमायोमा आप बेसिकली किसको कहते हैं, जो जिसको आप फोकल एडिनोमायोसिस भी कहते हैं, ठीक है जी। कि वो एक साइड पे अगर यानी कि वो अगर तो वो डिफ्यूज है पूरी का पूरी है, तो फिर आप उसको एडिनोमायोसिस कह देते हैं। अगर वो कहीं एक जगह पे है और बाकी सारे का सारा एरिया क्लियर है, तो फिर आप उसको एडिनोमायोमा कह देते हैं। और अगर वो किसी वजह से इनकैप्सुलेट करके सिस्ट बन के ब्लड की सिस्ट बन गई है वही चीज, तो फिर आप उसको एडिनोमायोटिक सिस्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बेसिकली एक ही स्पेक्ट्रम की चीजें हैं कि एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोमा और एडिनोमायोटिक सिस्ट। डिफरेंस बीइंग के अगर वो एक एडिनोमायोटिक टिश्यू अंदर चला गया है जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, उसके बाद उसने ब्लीड हो के वो इसी तरह ही वर्क करेगा जिस तरह एंडोमेट्रियोमा बाहर पड़ा हुआ जो ओवरी के अंदर होता है, तो वो भी इसी तरह ही वर्क कर रहा होता है। तो आप ये समझेंगे ये छोटा सा एंडोमेट्रियोमा यूट्रस के अंदर बन गया हुआ है, जो कि एंडोमेट्रियल से हट के अंदर मायोमेट्रियम के अंदर बना हुआ है। तो इसलिए जो ब्लड आ रहा है वो उसी के अंदर जमा होता जा रहा है। तो इस सूरत में आप इसको जो है वो एडिनोमायोटिक सिस्ट कहते हैं। इसमें से आप लोगों ने काफी ने इसको एडिनोमायोटिक सिस्ट ही किया था, लेकिन लियोमायोमा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर T1 पे इतना ब्राइट नहीं होता, कभी भी वो ब्लड को नहीं सिग्नल्स को इंडिकेट करता, अनलेस कि वो डिजेनरेट ना कर रहा हो, लेकिन लेस लाइकली है वो। और इतना छोटा लियोमायोमा उमूमन डिजेनरेट भी नहीं करता। दूसरा फिर एडिनोमायोमा का आपको मैं बता दिया कि फोकल होता है और मल्टीपल पंक्टेट लीजन्स होते हैं, वो एक फोकल कलेक्शन नहीं होती, सिस्ट टाइप नहीं होता वो। उसके बाद यूट्राइन मैलिग्नेंसी को निकाल दें, एंडोमेट्रियोमा का आपको पता लग गया कि वो तो हमेशा यूट्रस से बाहर होता, यही चीज यूट्रस से बाहर पड़ी थी, अब इसको एंडोमेट्रियोमा कह देते हैं। अच्छा जी, अब आ गया आपका 39 ईयर ओल्ड फेल पेशेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन। हाँ इसमें ये देखें एक साइड में वेसल्स काफी देखें कितनी ज्यादा हुई हुई है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का बंच ऑफ वेसल्स पेल्विक में मिलता है तो आप इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफी सारों ने इसको बिल्कुल ठीक ही सिलेक्ट किया था। उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो आपका 24 नंबर, उसमें भी माशाल्लाह तकरीबन सारों ने सही, किसी ने भी गलत नहीं सिलेक्ट किया। तो वो टिपिकल वही के कैलकुलस दरमियान में पड़ा हुआ है और साथ हाइपोडेंस एरियाज हैं जो कि किडनी को इसने रिप्लेस किया हुआ है टिश्यू को, जिस तरह ये कैलकुलस पड़ा है और ये सारे के सारे, और इवन के साइड की भी कुछ एरियाज इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये टिपिकल जो पैटर्न है वो ज़ैंथोग्रानुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस का है। तो ये माशाल्लाह आप लोगों ने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है ना फिर अगला था, अच्छा हाँ ये इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए। अभी ये देखिए कि इसमें अगर इस तरह इंडेंट हो रहा है ना, तो ये सेप्टेट नहीं होता, ये इसमें सिर्फ आर्कुएट कहते हैं आप इसको। सेप्टेट में क्या होता है कि वो इस तरह करके सेप्टा यहाँ तक आ रहा होता है, नीचे तक और ऊपर जा रहा होता है, और वो जो मायोमेट्रियम है उसके इतना क्लोजली नहीं बट होता, वो बिल्कुल ब्लैक सा एरिया आता है नीचे तक और फिर वापस ऊपर चला जाता है। और उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सेप्टा है जो अंदर दरमियान में लटक रहा है, वो चूंकि मायोमेट्रियम से दूर होता है तो वहां वेसल नहीं आ सकती ना, वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह पे सेप्टा के ऊपर इम्प्लांटेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इम्प्लांटेशन जैसी होगी उसको तो वेसल चाहिए फॉरन ग्रो करने के लिए। तो जब उसकी जो वो जो ट्रोफोब्लास्ट और वो सारे ग्रो करने शुरू करते हैं,
तो उनको वेसल आसपास मिलती नहीं जिससे वो ऑक्सीजन को पकड़ सके। तो इसलिए इसमें तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, यहाँ हो जाए, तो साथ जो मायोमेट्रियम पड़ा है, मायोमेट्रियम से उसने जो है जल्दी से जो है ना वेसल्स को रिक्रूट कर लेना एंडोमेट्रियम ने, तो इसलिए इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सब पार्शियल सेप्टेट या सब सेप्टेट की वर्ड्स जो है ना उनको मेरा नहीं ख्याल कि यूज करना चाहिए। आपके पास सेप्टेट यूट्रस है या फिर आर्कुएट यूट्रस है, आप सब सेप्टेट अपनी डेफिनेशंस के लिए यूज कर लें, ठीक है, उसको क्लिनिकली आप यूज कर लें उसके लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास जो ये ऑप्शंस थी इसमें से जो है ना सिर्फ और सिर्फ आर्कुएट यूट्रस जो है ना, जिसमें वो नीचे को इंडेंट जरूर करता है लेकिन वो मायोमेट्रियम के साथ पूरा सेप्टा नीचे तक नहीं आ रहा होता। सेप्टा अगर आ रहा होता तो वो फिर ए वेस्कुलर होता है, मतलब हाइपोवेस्कुलर कह ले या ए वेस्कुलर कह ले, उस साथ होता है। जी बिल्कुल, रिपीटेड अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ सेप्टेट के साथ होती हैं, आर्कुएट के साथ उनका इंसिडेंस जो है वो नहीं बढ़ता, ठीक है, वो बिल्कुल टिपिकली एसोसिएटेड विद नॉर्मल टर्म गेस्टेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो है ना जो सेप्टेट होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है ना कि उसके ऊपर आके अगर वो ओवम इम्प्लांट कर गया है, तब उस इम्प्लांटेशन के साथ उसको जैसी ब्लड सप्लाई चाहिए तो ब्लड सप्लाई कैसे लेगा, वो सेप्टा के आसपास तो ब्लड कोई है ही नहीं करीब। इस वजह से आपने जब इसके फीचर को देखना है तो आप इसको खुद देखे लें कि अगर यहाँ पे आके ओवम लगे या यहाँ पे आके ओवम लगे, दोनों सूरतों में क्या है, उसको करीब ही इतना एक ही जितना डिस्टेंस है ना, जबकि अगर सेप्टेट होता तो वो यहाँ नीचे तक लटक रहा होता। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्वेश्चन में था भी सीधो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर नहीं जाना, आपने अपनी फाइंडिंग्स, हमें इसीलिए तो आपको कंफ्यूज करना है ना, तो इसलिए आपने इसमें इसमें इसके अंदर याद रखना है कि ये सेप्टेट जो है ना वो नहीं था। अच्छा जी, अगला जो था 26 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और इरेगुलर मेंसेस हैं, और इसको अपने याद रखना है कि इसके वॉल्यूम ज्यादा होता है, पेरिफेरली रेंज मोर देन 12 सब सेंटीमीटर सिस्ट्स होती हैं, और उसके बाद इन सेंट्रल स्ट्रोमा ज्यादा होता है, ये जो है ना वो होता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो था वो, हाँ ये था, ये हाँ गॉल ब्लैडर स्लज थी, और इसमें ऐसे कोई चीज नहीं था जो खतरनाक हो। कोलिथियासिस में हमेशा शेडोज होते हैं, शेडोज थे नहीं, तो इसलिए जो है ना इसमें ये सिंपल स्लज फिल्ड कैलकुलस था, गॉल ब्लैडर था, ये प्रोस्टेट का था। और इसमें उसने ये पूछा था कि जो कि ये इसका मीडियल लोब चूंकि प्रोजेक्ट करके बेस ऑफ ब्लैडर में जा रहा था, तो जो है ना ये टिपिकल मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी थी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की। तो इसमें ऑब्वियसली जो पेशेंट है वो यूरिनरी हेजिटेंशन रिटेंशन और इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। 29 नंबर था, इसमें मेजॉरिटी ठीक थे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होती है वो नॉर्मली एट बर्थ होती है और उसके बाद वो इन्वोल्यूट कर जाती है, ठीक है ना। तो और दूसरा ये होता है कि इसमें आपके साथ नॉर्मल जो किडनी है वो नॉर्मली नहीं होती, सारी बात है, क्योंकि उसके अंदर आपको किडनी वो पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है। तो उसके अंदर आपका ये जो इसमें था, ये जो था इसमें ये देखें पूरे का पूरा एरिया है, लेकिन ये नीचे वाला शेडो है ना, ये वाला जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा किडनी का इससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर पड़ा भी है। तो अगर ये मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होती तो कभी भी आपको नॉर्मल रीनल टिश्यू नजर नहीं आएगा, क्योंकि एमसीकेडी की डेफिनेशन में ये है कि पूरी की पूरी किडनी खराब है। उसमें ये नहीं होता कि पार्शियल एमसीकेडी के फीचर एक दो जगह पे रिपोर्ट हुए हुए, लेकिन आपने एग्जाम के लिए भी यही याद रखना है कि अगर आपको नॉर्मल किडनी नजर आ रही है ना, तो आपने उसके अंदर इस तरह के पेशेंट में जो 12 साल का है तो आपने मल्टीलोकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा ही उसके अंदर इंडिकेट करना है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन जो था वो आपका टिपिकल जो ओवेरियन ट्यूमर का था, उसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एज वन ऑफ द फॉलोइंग थिन वॉल यूनिलैकुलर मार्क्स विद पेपिलरी प्रोजेक्शंस, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इसमें जिसमें मतलब पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है सॉरी मेलिग्नेंसी के लिए भी, तो इसलिए आपने याद रखना है, वैसे इसमें बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक हो गए हम कंप्लीट। खैर आज थोड़ा ज्यादा डिस्कशन में टाइम लग गया, लेकिन अब हम जो है स्टार्ट करेंगे आप लोगों के वाइवा, और आप लोग अपने जो है वो, अच्छा हैंड रेज में आप लोगों को अगर तो मतलब आराम से हैंड रेज कर लेते हैं तो ठीक है, वैसे तो मुश्किल तो नहीं होता, हैंड रेज का शायद निशान बना होगा आपके उस पे ना, और अगर आप हैंड रेज नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट कर दें मुझे इस पर मीटिंग चैट पे ना, तो और इसमें बस जिस फ्रीक्वेंसी से आप लोग कर रहे हैं उसी उसी सीक्वेंस से मैं जो है आप लोगों को बुलाता जाऊंगा। तो इसलिए जो है ना आप लोग बस अब जल्दी जल्दी सारे फाइनल कर लें, और मैक्सिमम कोशिश करें, कुछ नहीं होता, मैं हर दफा आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि नए लोग भी आए आके
अटेम्प्ट करें और देखें अपने आप को कि भाई जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं तो उसमें आपके जो एड्रीनालीन है और जो है वो जब रिलीज होती है तो आपका जो क्या कहते हैं न्यूरोनल सिस्टम है वो कितना कोलैप्स करता है। तो वो जो कोलैप्स है वो ही तो आपने फील करना है, क्योंकि एग्जाम में आपने वो फील नहीं लेंगे और पहली दफा आपको वो फील वहां मिल रही होगी तो फिर आप लोगों के लिए चीजों को मैनेज करना मुश्किल होगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपके लिए